हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वानी। और आज के हमारे इस इंटरैक्टिव सेशन में हमारे साथ हैं निहारिका मित्तल। और निहारिका मित्तल ने 2023 जून में अपना जेआरएफ क्लियर किया है। तो आइए हम उनसे इस सेशन में उनका एक्सपीरियंस और उनकी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। निहारिका, थैंक यू सो मच, आपने लीगल वानी का ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। आप मैं जानना चाहूँगी आपसे सबसे पहले आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में और थोड़ा अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करिए। First of all, thank you for inviting me on Legal Vani and giving me the opportunity to interact with your audience. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम निहारिका मित्तल है और मैं बक्सर बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरी स्कूलिंग बक्सर से ही हुई है। उसके बाद मैंने अपना लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। मेरा BA LLB ऑनर्स था जो कि मैंने 2021 में पास किया। उसके बाद मैंने 2022 में LLM HRD के लिए ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एजुकेशन के लिए फिर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। करेंटली मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड सेमेस्टर ऑफ LLM HRD, और मैं BA LLB ऑनर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। बिल्कुल निहारिका, जैसे आपने बताया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, आपने यूजी यहीं से किया है, BHU से, आप PG भी यहीं से कंटिन्यू कर रही हैं। तो जो यूजी एंड PG का जो सिलेबस है उसने किस तरीके से आपको जेआरएफ के लिए एक रोल प्ले किया? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो यूजी का सिलेबस, जैसे मैंने 5 इयर्स BA LLB ऑनर्स किया तो उसमें जितने सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि 10 सेमेस्टर थे, 6 सब्जेक्ट्स ईच सेमेस्टर, तो उससे जो आपके 60 सब्जेक्ट्स हुए, वो सारे सब्जेक्ट्स ने मेरी एक तरीके से बहुत ही हेल्प की JRF के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते रहते हैं तो मतलब आप जो चीज़ें पढ़ते रहते हैं वो आपके दिमाग में रिटेन हो जाती हैं। तो वो चीज़ें जब मैं अभी एग्ज़ाम देने गई तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प की। और जहाँ तक मैं LLM की बात करूँ तो LLM के सिलेबस ने भी मेरी बहुत हद तक हेल्प की है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आप जेआरएफ के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूजी एंड पीजी को भी बहुत अच्छे से अगर आप डेडिकेटेडली उसे कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। थैंक यू निहारिका। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है निहारिका, हमें पता है कि जब भी हम लॉ एज अ ग्रेजुएशन या मास्टर्स में लॉ को ऑप्ट करते हैं तो हम जुडिशरी की ओर भी फोकस करते हैं। तो क्या आपका भी जुडिशरी एक एम रहा है, और अगर रहा है तो आपने जुडिशरी एंड जेआरएफ में कैसे बैलेंस की? जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि जब भी हम लॉ करते हैं तो जुडिशरी तो हमारा एम रहता ही है। तो उसी तरीके से मेरा भी एम है। लेकिन जब मैंने JRF की प्रिपरेशन की शुरुआत की तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नॉलेज। आपकी हर सब्जेक्ट में कितनी इन डेप्थ नॉलेज है वो डिसाइड करती है कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, बी जुडिशरी, बी इट JRF, या फिर बी इट एनी अदर एग्ज़ाम। तो उसी तरीके से अगर आप एक इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं जैसा कि मैंने पढ़ाई की है तो फिर आपका JRF भी क्लियर होगा, जुडिशरी भी क्लियर होगा। और निहारिका, जैसे पेपर सेकंड जो रहता है नेट जेआरएफ में एनटीए, तो पेपर सेकंड में तो चलिए हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग थोड़ा अपना एक रहता है हमारा कि ठीक है ये तो हमारा सेफ जोन है। लेकिन पेपर वन जो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और ज़्यादातर बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए पेपर वन के लिए आपके कुछ सजेशन? जी, पेपर वन तो हर लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा हर्डल है अगर हम UGC नेट JRF की बात करें। तो पेपर वन में जैसा कि अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि 10 चैप्टर्स होते हैं, 10 यूनिट्स होते हैं, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं अगर जो आपने पहले पढ़ी हो, जैसे कि मैं PCM बैकग्राउंड की हूँ, मेरा 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। तो मैंने सबसे पहले उन यूनिट्स को टारगेट किया जो मुझे लगता था कि मैं इजीली कर पाऊंगी, जैसे कि मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो पहले मैंने उन यूनिट्स की तैयारी की। तो मैंने पहले क्या किया कि मैंने पहले PYQs देखे पेपर वन के। जब मैंने PYQs देख लिए उसके बाद मैंने उन सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट की। फिर जब मुझे मालूम चल गया कि इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या है तो फिर से मैंने PYQ सॉल्व किए लास्ट 10 ईयर्स के। तो उस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प की पेपर वन में। ओके निहारिका, जैसे हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से एनटीए का एक जो पैटर्न है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, उसमें वो करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी कोई एक बुक या नोट्स, आप कह सकते हैं कि आपने रेगुलर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे थे, ऐसी कोई एक चीज़ है जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक हेल्प करती है?
जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बुक अगर हम देखें तो वो पर्टिकुलर बुक हर चीज़ नहीं कंटेन करती है। कोई भी पर्टिकुलर बुक को इम्पोर्टेंस देने से आपकी जो स्टडी एरिया है वो कन्फाइन हो जाता है, वो लिमिट हो जाता है उस पर्टिकुलर बुक के लिए ही। तो मेरा जो हमेशा से एक तरीका रहा है, अप्रोच रही है कि मैं अलग-अलग बुक्स से अलग-अलग टॉपिक्स पढ़ती हूँ। जो टॉपिक मुझे जिस बुक से अच्छा लगा मैं वहाँ से वो मटेरियल कलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद वो सारे मटेरियल्स जब मेरे पास हो जाते हैं तो मैं प्रॉपर अपने तरीके से उस चीज़ का रिविजन करती हूँ या फिर उस चीज़ की प्रिपरेशन करती हूँ। तो रैदर देन गोइंग फॉर अ सिंगल बुक मेरी सजेशन यही रहेगी कि आपको जो टॉपिक जिस बुक से अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ाई कीजिए। और निहारिका, जो हमारा लॉ है, जो लॉ के सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो माइनर लॉज रहते हैं, उसके लिए अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी या माइनर सब्जेक्ट्स की जहाँ तक हम बात करें तो हम लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, यही इन्हीं से एक मेजर पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा। बट अगर हम अभी का ट्रेंड देखें यूजीसी नेट का तो ऐसा ट्रेंड नहीं रहा है। तो इसलिए आपको मेजर सब्जेक्ट्स के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट्स में भी उतना वेल वर्स्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम बैलेंस कैसे किया? जैसे क्योंकि आप मास्टर्स में भी इनरोल्ड हैं, आपकी मास्टर्स की क्लासेस होती होंगी प्रॉपर, और उसके साथ साथ जेआरएफ की तैयारी, तो वो बैलेंस कैसे किया? जी बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया क्योंकि टाइम बैलेंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरी एक जो अप्रोच रही है वो नॉलेज बेस्ड अप्रोच रही है रैदर देन गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम। तो मैं क्या करती हूँ जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाती है तो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को मुझे जैसे पढ़ना है मैं वैसे पढ़ती हूँ रैदर देन टारगेटिंग कि मुझे इस एग्जाम के लिए पढ़ना है या फिर उस एग्जाम के लिए। जब आप उस सब्जेक्ट के बारे में जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्जाम में जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप इजीली कर लेंगे। अब हम ये पूछना चाहेंगे रिवीजन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, और क्या टाइम पीरियड में आपको एक स्टूडेंट को ये सोच लेना चाहिए कि अब तो मुझे रिवीजन पे ही फोकस करना है? रिवीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लास्ट 15 डेज की बात करें तो क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, तो लास्ट 15 डेज से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। और क्या होता है कि लास्ट 15 डेज में आपके कलीग्स या फ्रेंड्स आपको ये भी बोलते हैं कि अच्छा ये चीज़ पढ़ लो, तो फिर आपको लगता है आपने ये पढ़ाई नहीं की अब तो क्लियर नहीं होगा एग्जाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंडिविजुअल क्योंकि अपने आप में यूनिक है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी यूनिक ही रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए तो आप बिल्कुल मत पढ़िए। और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा तभी वो एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप पहले ही एक पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखेंगे तो वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निहारिका, कि जैसे अब आपका जो टाइम पीरियड है उसमें सीयूईटी के, उसमें आपका मास्टर्स के लिए भी आपका जो भी इनरोलमेंट है, एडमिशन है, वो सीयूईटी के थ्रू होता है, ठीक है? तो क्या सीयूईटी का जो पेपर 1 है वो कहीं ना कहीं एनटीए के पेपर 1 के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ना? क्या उन दोनों में कोई सिमिलैरिटीज हैं? जी, सीयूईटी के पेपर में अगर हम देखें तो उसमें भी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन ये सब पूछते हैं। तो और ये सब पेपर 1 में भी पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आपने उस वक्त भी अच्छे से पढ़ाई की होगी तो वो आपकी हेल्प तो बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। और निहारिका, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? आई थिंक इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। क्योंकि हार्ड वर्क तो आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। जितना आप पढ़ाई करेंगे, जितनी डेडिकेशन या सिंसियरिटी के साथ चीज़ों को सीरियसली लेंगे आप अपनी लाइफ में तो वो तो आपकी हमेशा ही हेल्प करेगी। पर स्मार्ट वर्क भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि हमारे 2-3 एग्जाम पेंडिंग है, सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं और आप उस बीच में आपका नेट जेआरएफ का पेपर भी है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको स्मार्ट वर्क ज़रूरी है कि हाँ मुझे टाइम मैनेज करना है, मुझे इस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन। निहारिका, मैं लास्ट में चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके जिससे वो व्यूअर्स को एक मोटिवेशन फील हो। मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि रैदर देन आप मतलब हर एग्ज़ाम को कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उस अप्रोच से जाने की बजाय आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसको पहले क्लियर कीजिए कि आपका उसमें जैसे उस सब्जेक्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए
तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्ज़ाम है जो आप क्लियर नहीं कर पाएँगे। प्लस दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यही आती है कि आई बिलीव इन सेल्फ बिलीफ। तो आपको खुद पे बिल्कुल भरोसा होना चाहिए, और लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और आई एम श्योर कि आपका क्लियर हो जाएगा। आप बस ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच निहारिका, आपने इतने अच्छे से हमारे व्यूअर्स को इतनी माइनर डिटेल्स पे बात की, और आपने इतना ज़्यादा फोकस किया कि नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन किसी भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, उसके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्यूअर्स थैंक यू सो मच, और हम ये चाहते हैं कि आप ये जो भी इंटरेक्शन के टाइम पे जो भी माइनर डिटेल्स निकल के आई हैं, आप उस पर अपने आप को भी उस पर काम करें। थैंक यू सो मच।